नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा टैक्स शो टैक्स गुरु। इनकम टैक्स का नाम आते ही लोग परेशान हो जाते हैं, रातों की नींद तक उड़ जाती है। लेकिन टैक्स गुरु का नाम आते ही सारी परेशानी दूर हो जाती है, क्योंकि हम लेकर आते हैं आपके टैक्स से जुड़े हर मुश्किल से मुश्किल सवाल का जवाब और टैक्स को आसान बनाते हैं और टैक्स की टेंशन को छू मंतर करते हैं हमारे और आपके टैक्स एक्सपर्ट यानी सभी के चहेते टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया जी। तो रहिए हमारे साथ, बचाइए अपना टैक्स और कीजिए भविष्य की बेहतर प्लानिंग। तो आज किन टॉपिक्स पर रहेगी हमारी नजर, हम जानेंगे कि मार्च के आखिरी हफ्ते में क्या ध्यान रखना है आपको जरूरी, सुलझाएंगे दर्शकों की बजट 2015 से जुड़ी उलझन और टैक्स गुरु के 500वें एपिसोड पूरे हो गए हैं। हम चलेंगे टैक्स गुरु के फैन से मिलने, जानेंगे क्यों अच्छा लगता है उन्हें टैक्स गुरु। टैक्स गुरु, अब वित्त वर्ष 2014-15 के हम एकदम आखिर में पहुंच गए और इस लास्ट मिनट में आप किन बातों को ध्यान रखने के लिए कहेंगे? ऐसा है कि हमारे ज्यादातर दर्शक जो हैं वो इस समय तो कैलेंडर की तरफ नजर भी नहीं रखना चाहते। देखने में, कैलेंडर को देखने में डर लगता है, ओहो इतने कम दिन बचे हैं, अब क्या करें, बहुत सारा फाइनेंशियल एक्टिविटीज का वर्क पेंडिंग है और मार्च आने वाला है 31। चिंता न करें, सबसे पहले 2-4 इंपॉर्टेंट बातें देख लें जिनको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है आपको। पहला नंबर, एडवांस टैक्स। जी हाँ, अगर कोई कारण से एडवांस टैक्स देना बाकी अभी भी रह गया तो अब तो भुगतान कर दो 31 मार्च के पहले। और कोई कारण से अगर इनकम जितना सोचा उससे ज्यादा इनकम हो गई, टैक्स पूरा नहीं दिया, तो भी एडवांस टैक्स के रूप में आप तुरंत दे दें। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने सोचा कि मेडिक्लेम पॉलिसी ले लेंगे, अभी तो टाइम है और अभी आप यात्रा कर रहे हैं और आते 31 तारीख को सवेरे दिल्ली में और झट से पैसे बैंक से निकाल के मेडिक्लेम पॉलिसी ले लेते हैं। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि अगर कैश पेमेंट से मेडिक्लेम पॉलिसी का भुगतान किया आपने तो टैक्स की छूट नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखना है। थर्ड इंपॉर्टेंट बात है, 80C का डिडक्शन नहीं लिया हो या थोड़ा बहुत बचा हो कि बाकी है और अब पैसे आए अब ले लें तो ले लो, पर ध्यान रखो कि जब आप पेमेंट भी कर रहे हैं अकाउंट पे ही चेक से कर रहे हैं और रसीद मिल रही है आपको 31 मार्च की, पर कैश एंड कैश चेक हो रहा है 1 तारीख को, उससे कोई तकलीफ नहीं है। पर ध्यान यही रखे, हर हालत में 30 या 31 को जरूर से इंश्योरेंस आदि के पेमेंट जो बाकी है वो अवश्य ही कर देवें। अब आइए एक ऐसी बात पे चर्चा करते हैं जिसका रेलेवेंस केवल ऐसे व्यक्तियों के लिए है जो बिजनेस और प्रोफेशन में है। जी हाँ, आपका छोटा मोटा बिजनेस है, मीडियम क्लेम का बिजनेस है या प्रोफेशन है, ऐसे में आप कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग या मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, जो आपकी इच्छा है आप फॉलो कर सकते थे और कर रहे हैं। पर अब मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपका कैश सिस्टम अकाउंटिंग है तो ध्यान रखें 31 मार्च तक जितने पेमेंट्स करने के बिल आए हुए हैं उनका भुगतान कर दें, क्योंकि अगर 1 अप्रैल को भुगतान करेंगे वे खर्चे इस मार्च एंडिंग 15 में आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपका सिस्टम कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है। तो ये इंपॉर्टेंट बात केवल ऐसे बिजनेसमैन के लिए जो कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग रखते हैं। बिल्कुल, यानी 31 मार्च की तारीख को गांठ बांध लीजिए और जितने भी आपके पेंडिंग फाइनेंसेस और इन्वेस्टमेंट से जुड़े काम है वो जल्दी से कर लीजिए, नहीं तो फायदा नहीं उठा पाएंगे। अब लेते हैं दर्शकों के सवाल, और क्योंकि अभी अभी बजट पेश हुआ है इसलिए नए बजट से जुड़े कई सवाल, कई उलझन दर्शक हमें भेज रहे हैं और यही रखते हैं हम टैक्स गुरु के सामने। सचिन गर्ग जी का सवाल, सचिन पूछ रहे हैं कि बजट 2015 के कैश ट्रांजैक्शन नियम के तहत क्या वो अपने खाते में कितना भी कैश डालें और निकाल सकते हैं। साथ ही सचिन जानना चाहते हैं कि नियम के मुताबिक 20,000 से ऊपर के किस तरह के कैश ट्रांजैक्शन पर टैक्स लगने वाला है। पहले तो आपको फायदे की बात बता दें, अपने बैंक अकाउंट से जितना कैश निकालना चाहें आप निकालें और अपने बैंक अकाउंट में जितना कैश डालना चाहें आप डालें, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ। हाँ, बदलाव हुआ तो एक ही बात का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बात काम की 20,000 रुपए भी हम जानते, 20,000 से ज्यादा कैश का भुगतान लेना और देना दोनों में परेशानी है और जबरदस्त पेनल्टी है, इक्वल टू द अमाउंट ऑफ लोन एक्सीडिंग 20,000। और ये बात पहले भी थी, नई नहीं है, पर इसमें नई आइटम जुड़ गई है और नई आइटम है परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी या सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सीडिंग 20,000 रुपीज बाई कैश। कहने का सीधा सीधा मतलब है
प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, तो 20,000 रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी अगर है, जो हर केस में ही है, तो हमेशा केवल अकाउंट पे ही चेक या बैंक ड्राफ्ट से ही ट्रांजैक्शन करें। और अब अगला सवाल पटना से मधुर आनंद का, और ये सवाल शायद बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं क्योंकि एक नई छूट ये बजट हमारे लेकर आया है। 50,000 के अतिरिक्त छूट का ये फायदा कैसे उठा सकते हैं, यानी कि एनपीएस से जुड़ा सवाल है, इसमें कैसे निवेश किया जाए, ये छूट कैसे मिलेगी, इनको ये जानना चाहते हैं। पहले तो ये बता रहे, ये हमारे 100% दर्शकों को तो नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मिलने वाली है केवल इंडिविजुअल को। इसलिए अगर आप इंडिविजुअल हैं और फाइनेंशियल ईयर 2015-16 में अपने 80C के निवेश के अलावा 50,000 रुपए तक अलग से इन्वेस्ट करते हैं इन एनपीएस, तो आपको ये छूट एक्स्ट्रा मिलेगी। अर्थात 80C के डिडक्शन के अलावा उसके अतिरिक्त यह छूट है। और ये कहां पर मिल रही है, कौन सा इसका सेक्शन है, जरा काइंडली सेक्शन नोट कर लें तो आपको समझने में आसानी रहेगी, अपने कंसल्टेंट को बताने में तकलीफ नहीं होगी। सेक्शन है 80C(d)(1)(b)। जी हाँ, ये लंबा सेक्शन, तो लंबी छूट भी तो दे रहा है ना अलग से आपको। 50,000 रुपए निवेश करो एनपीएस में, पाओ ये छूट। सभी इंडिविजुअल्स को, चाहे नौकरी कर रहे हो चाहे बिजनेस कर रहे हो, सबके लिए। और ठीक यही सवाल पूछ रहे हैं लांबा साहब 80CC(d)(1)(b) के बारे में। लांबा जी भी एनपीएस में जो है निवेश करना चाहते हैं, लेकिन लांबा जी सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और जानना चाहते हैं कि क्या वो एनपीएस में निवेश कर सकते हैं और क्या इस बजट में जैसा बताया गया है उन्हें भी ये छूट मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी, चाहे आप नौकरी वाले हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे रिटायर्ड व्यक्ति हो, हर इंडिविजुअल को ये छूट मिलेगी 50,000 रुपए तक, अप टू 50,000 अगर आप निवेश करें एनपीएस में। तो 80C 80D इन सब डिडक्शंस के अलावा एक्स्ट्रा छूट है, ये फायदा लो। और 80CC(d)(1)(b) ये याद रखें, एनपीएस से जुड़ा यही सेक्शन है जिसे याद रखना है और सारी आप इससे जुड़ी जानकारी इससे हासिल कर सकते हैं। वक्त हो गया ब्रेक का, लेकिन बजट 2015 से ढेरों सवाल हमारे पास पहुंच रहे हैं और हम इन्हीं सवालों को रखेंगे आगे भी टैक्स गुरु में, और समझने वाले कि बजट में आए नए प्रस्ताव के बाद क्या रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के ब्याज पर भी टीडीएस काटा जाएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। टैक्स से जुड़े आपकी सारी टेंशन को हम दूर करते हैं, टैक्स से जुड़े हर सवाल का जवाब हम लेकर आते हैं। लेकिन फिलहाल हमारे दर्शक समझना चाहते हैं बजट 2015 को, क्योंकि कई नए अनाउंसमेंट हुए और ये उनकी टैक्स प्लानिंग को कैसे बदलेगा। तो कुछ ऐसे ही सवाल जोड़ते हैं अपने शो में। भिवानी हरियाणा से विवेक अरोड़ा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं और ये बजट में ऐलान किए गए अटल पेंशन स्कीम के बारे में समझना चाहते हैं। नमस्ते विवेक जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार भैया, बोलो सर, गुड मॉर्निंग। बोलो जी, सवाल बोलो अब आप। हाँ जी सर, मेरा ये सवाल है कि रिसेंटली जो पेंशन की एक स्कीम बताई है, अटल पेंशन स्कीम, हाँ जी, रिसेंट बजट में, उसके रिगार्डिंग जो प्राइवेट सैलरीड पर्सन है उनको क्या बेनिफिट मिलेगा, इसकी थोड़ी डिटेल चाहिए थी मुझे सर। पहले तो ये समझ ले, अटल पेंशन स्कीम का मेन उद्देश्य ये है कि जिन लोगों को पेंशन नहीं मिलती या पेंशन के दायरे में नहीं आते उनके लिए है। और सरकार इस प्रकार का प्रोग्राम इसमें बनाया गया है कि आप 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 रुपए प्रति महीना पेंशन पा सकें जब आप 60 के हो जाएं। कुल मिलाकर 18 से लेकर 40 वर्ष के लोग इसमें निवेश कर सकते हैं, ताकि सरकार का ये उद्देश्य है कि 20 वर्षों तक आप कंट्रीब्यूट करें फिर पैसे पाएं। पर हाँ, एक फायदे की बात भी बहुत इंपॉर्टेंट, और वो फायदे की बात है 31 दिसंबर 2015, जी हाँ 31 दिसंबर 2015 तक अगर आपने इसका खाता खोल लिया अटल पेंशन स्कीम के अंतर्गत, तो सरकार भी आपके साथ कंट्रीब्यूट करेगी 5 साल तक। कितने रुपए? 50% ऑफ योर कंट्रीब्यूशन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1,000 रुपीज। कहने का मतलब है, अगर आपने 2,000 रुपए निवेश किए और सोचा कि हर साल में यही अमाउंट दूंगा, तो आपके खाते में 1,000 रुपए सरकार की तरफ से भी जमा हो जाएंगे। तो जिन लोगों को लाभ लेना है अटल स्कीम का, वो ये ध्यान रखें कि 31 दिसंबर 2015 तक अवश्य निवेश करें इस नई स्कीम में।
और अब धीरज शर्मा जी का सवाल। धीरज नौकरी पेशा है, इनका बैंक में एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है। धीरज जी पूछ रहे हैं कि पिछले सालों के रिटर्न भरते समय आरडी खाते का ब्याज इनकम में नहीं जोड़ा जाता था, लेकिन बजट 2015 में आरडी खातों के ब्याज पर टीडीएस के प्रस्ताव के बाद अब क्या होगा। धीरज जानना चाहते हैं कि अगर उनके आरडी खाते पर टीडीएस कटता है और मौजूदा वित्त वर्ष में उनके पैन नंबर में क्रेडिट होता है तो उन्हें क्या करना होगा इसके आगे। हमारे सारे करोड़ों लाखों दर्शकों को बतलाना चाहेंगे कि जैसे बैंक का ब्याज के ऊपर टैक्स लगता है, बैंक एफडीआर के पर टैक्स लगता है, वैसे ही रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में जो पैसे रखे आपने और जब पैसे रिफंड हुए उस समय जो ब्याज मिला वो आपकी इनकम कहलाएगी। तो इस बारे में न बदलाव अभी हुआ है न पहले था, पहले से ही उस पे टैक्स लग रहा था। अब आइए बात आती है टीडीएस। टीडीएस पे क्या टीडीएस लगेगा अब? जी हां, अब तक टीडीएस एग्जम्प्ट था क्योंकि कानून में लिखा हुआ था टर्म डिपॉजिट एक्सक्लूडिंग रेकरिंग डिपॉजिट, उस पर टीडीएस कटता है ब्याज पे। अब क्या कर दिया, टर्म डिपॉजिट इंक्लूडिंग रेकरिंग डिपॉजिट, इतना सा बदलाव किया है। पर इस बदलाव की वजह से रेकरिंग डिपॉजिट का ब्याज भी अगर आपको मिलता है 10,000 रुपए साल से ज्यादा तो टीडीएस अवश्य ही कटेगा। और हाँ, चिंता की कोई बात नहीं है, जो टीडीएस कट गया वो आयकर कानून के अंतर्गत आपको रिलीफ देगा टोटल टैक्स पेमेंट में से। और आरडी के ही ब्याज से जुड़ा सवाल अंकुर गुप्ता का है। इनफैक्ट ये एफडी और आरडी दोनों से ही जुड़ा सवाल पूछ रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि क्या रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट का ब्याज मिलाकर 10,000 की लिमिट देखी जाती है या फिर दोनों के लिए अलग अलग से 10-10 हजार की लिमिट देखी जाएगी। वाह, क्या अच्छा आइडिया इनका है। जब टीडीएस कटेगा ना तो दोनों मिला के टोटल 10,000 रुपए से ज्यादा होगा तब टीडीएस आपका कटेगा। और सीताराम शर्मा पूछ रहे हैं कि इस बजट में सेक्शन 80U के तहत क्या कोई छूट बढ़ाई गई है? अगर छूट बढ़ाई गई है तो किस तरह की छूट का फायदा उठा सकते हैं टैक्स पेयर्स? बिल्कुल बढ़ाई गई है और लाभ उठा सकते हैं। अब छूट हो गई है 75,000 रुपए और डिसेबिलिटी बहुत ज्यादा है तो उसके लिए 1,25,000 रुपए छूट हो गई है। मुंबई से हेमंत मेहता जी का सवाल शामिल करते हैं। हेमंत जी नए बजट के मुताबिक सालाना किराए पर टीडीएस और सर्विस टैक्स के बारे में समझना चाहते हैं। हेमंत जी कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी दोनों के किराए पर टीडीएस और सर्विस टैक्स के बारे में पूछ रहे हैं। हम तो आंसर इसमें केवल इनकम टैक्स का देंगे, पर हाँ ये बता दें सर्विस टैक्स के अंदर छोटी सी बात, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का रेंट अगर आता है 10 लाख से ज्यादा है साल का तो सर्विस टैक्स लगता है और सर्विस टैक्स बढ़ा दिया जा रहा है इस बजट से। अब आइए टीडीएस की बात, बहुत इंपॉर्टेंट। टीडीएस चाहे रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हो या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हो, साल भर में 1,80,000 रुपए से ज्यादा की रेंटल इनकम आ रही है तो उस पे आपको जो रेंट दे रहा है वो व्यक्ति टीडीएस काट के आपको भुगतान करेगा। पर्टिकुलरली वो कॉर्पोरेट एंटरप्राइज है, बिजनेसमैन है आदि। पर अगर इंडिविजुअल एचयूएफ आपको किराए का रूप में पेमेंट कर रहा है 1,80,000 से ज्यादा भी है तो भी आपका टीडीएस नहीं काटेगा। पर एक ध्यान रखना जरूर से, टीडीएस काटे या नहीं काटे, आपको अपनी रेंटल इनकम को अवश्य ही इनकम टैक्स रिटर्न में दिखलाना है। इसी के साथ हम लेते हैं एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद जरूर वापस आइए क्योंकि हम अपने 500th एपिसोड को अभी भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम ब्रेक के बाद आपको ले जाने वाले हैं स्टूडियो के बाहर लखोटिया जी के कुछ फैंस से मिलवाने के लिए और समझने वाले हैं कि क्यों पसंद आता है उन्हें टैक्स गुरु। ये है आपके 500th एपिसोड के कुछ नए फैंस। हमारा मकसद था कि हम स्टूडियो की चार दीवारी से निकलकर कुछ बडिंग सीए जो कि आगे जाकर टैक्स भी पे करने वाले और लोगों को बताने वाले कैसे टैक्स देते हैं उनसे आपको मिलवाएं और उनसे मिलवाने का मकसद ये था कि ये आपका शो भी देखते हैं। और ये मुझे कैसे पता चला, ये मुझे ऐसे पता चला कि मेरे साथ है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया चेयरमैन निकासा सीए राज चावला जी। चावला जी, आप भी अब ये शो देखते हैं और अपने स्टूडेंट्स को भी रेकमेंड करते हैं? बिल्कुल, हम ये शो रेगुलर बेसिस पे देखते हैं क्योंकि लखोटिया साहब का जिस तरह से इनकम टैक्स के एक्ट को और सेक्शंस को एक्सप्लेन करने का तरीका है वो इतना सहज और साधारण है कि आम आदमी को भी ये चीज जल्दी से जल्दी समझ में आ जाती है। तो मैं खुद इसको लाइक करता हूं, इनके शो को रेगुलर देखता हूं और मैं रादर अपने स्टूडेंट्स को भी सजेस्ट करता हूं कि टैक्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए आप बुक्स में भी पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में भी टैक्सेशन को देखते हैं और इस तरह के प्रोग्राम भी अगर लखोटिया जी जैसे
सिंपल भाषा में टैक्स को एक्सप्लेन करने वाले प्रोग्राम आप देखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा ये। और अब लखोटिया जी, ये क्या सोचते हैं आपके बारे में, आपके शो के बारे में? हम सबको स्टूडियो नहीं बुला सकते थे, इसलिए हम उनके बीच में हैं। श्रवण है यहाँ पर, स्टूडेंट है सीए के, और श्रवण से सुनिए इनका जो अनुभव है आपके शो को लेकर। मेरा नाम श्रवण है, मैं फतेहाबाद हरियाणा से हूँ। मैं आपका शो रेगुलर बेसिस पे देखता हूँ। जब मैंने सीए कैरिकुलम अपना स्टार्ट किया था 3 इयर्स बैक, तब से मैं आपके शो को बहुत ही पसंद करता हूँ। मुझे आपका वे जो आप सेक्शंस वगैरह की इंटरप्रिटेशन देते हैं लेमैन की लैंग्वेज में, वो बहुत ही अच्छी लगती है। इवन मैं ये भी कहना चाहूंगा, अगर मेरे एग्जाम में 80 मार्क्स आए तो उसमें मैं 20 to 30 मार्क्स का क्रेडिट आपको देना चाहूंगा। बहुत बढ़िया। ऐसी बातें सुन के मुझे लग रहा है कि जो मैं कर रहा हूँ इंस्पिरेशनल कर रहा हूँ, और प्रेरणा मुझे मिलती है कि और ऐसा करता जाऊं कि अगली बार से 30 की जगह 50% नंबर एक्स्ट्रा आए, और इस शो को देखने की वजह से। सर, आपका जो मेन फीचर है सर, इनकम टैक्स एक बहुत ब्रॉड लॉ है एंड उसमें बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस होती हैं। मैं काफी टाइम हो चुका है, मेरे पापा भी पहले देखते थे, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने मेरे को धीरे धीरे सीए प्रोफेशन में भी आपका ही बहुत बड़ा रोल है। पीढ़ी दर पीढ़ी, और अब आप सीए भी बना रहे हैं, ये भी क्रेडिट आपको जाता है। और क्योंकि हम इतना लंबा सफर तय करके यहाँ तक पहुंचे हैं, तो कुछ सवाल आपसे पूछे बिना तो आपको कोई नहीं छोड़ने वाला है। तो यहाँ अक्षय बंसल जी एक सवाल के साथ है यहाँ पर। सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि भारत में टैक्सेशन सिस्टम बहुत जटिल है और हमारे टैक्सेस भी बहुत ज्यादा हैं। अगर मैं 5 लाख रुपए सालाना कमाता हूं तो 25,000 रुपए मेरे करीब सीधे सैलरी में कट जाते हैं एज अ टीडीएस, और उसके बाद मैं अपने जीवन की हर स्टेज पे मेरे को टैक्स देना पड़ता है। पेट्रोल भरवाता हूं, टैक्स देता हूं, ग्रोसरी आइटम लाता हूं, टैक्स देता हूं। और जैसे कि बीजेपी सरकार ने वादा करा था कि जब वो सत्ता में आएंगे तो टैक्सेशन सिस्टम को कुछ ठीक करेंगे और उसमें मेजर चेंजेस लाएंगे, तो और ये चीज अब तक नहीं हुई है। तो आम आदमी के नजरिए से आप ये बताएं कि मैं घर कैसे चलाऊं और ये टैक्सेशन सिस्टम कैसे सरल बन सके। बिल्कुल ठीक बात है। आपके पास जरा आके देखूं, 1 2 3 जेब रखी हुई है। वित्त मंत्री ने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए पैसे बचाऊंगा, जेब भर दूंगा पैसे से, पर जेब नहीं भरी। बात बिल्कुल आपकी सही है। इतनी जटिल समस्या वाले पॉइंट पे सरकार को चाहिए कि लाइफ इजी करे। और मैं हमेशा ये मानता हूं, शायद आप लोग भी एग्री करेंगे, अगर टैक्स सिस्टम इजी हो गया तो 2-3 फायदे। पहला फायदा तो आपके लिए परीक्षा में आसान रहेगा ना, इनकम टैक्स का पेपर फटाफट हम पास हो जाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारा कीमती समय केवल टैक्स के 5-7 तरह के डायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ घटाव करने में वेस्ट नहीं होगा, और टैक्स की चोरी मेरे हिसाब से बहुत कम होगी अगर लाइफ इजी सिंपल रहे। वैसे लखोटिया जी, आपने टैक्स को आसान बना करके ये साबित कर दिया है कि टैक्स और आसान होना चाहिए, इसलिए आपके शो की तरह लोग टैक्सेशन को भी आसान बनाना चाहते हैं। रुचि गुप्ता, आप क्या चाहती हैं, आप क्यों देखती हैं टैक्स गुरु, ये बताइए सबसे पहले। मुझे मेरे फादर हमेशा रिकमेंड करते हैं कि मुझे ये शो देखना चाहिए, इट विल हेल्प मी इन टैक्सेशन। सीए की पढ़ाई करती हैं तो मदद मिलती है इस शो को देखिए। हाँ जी, टैक्सेशन में। हाँ, तो यानी कि जो भी पिताजी कहते हैं वो बात सुननी जरूरी है। अब पूछिए अपना सवाल। सर, मुझे ऐसा लगता है कि टैक्स बर्डन बहुत ज्यादा है हम लोगों पे। इनडायरेक्ट टैक्स की फॉर्म में हम ईच एंड एवरीथिंग, अगर हम 2 रुपए की भी कोई चीज खरीद रहे हैं तो हम उस पर टैक्स पे कर रहे हैं। उसके बाद डायरेक्ट टैक्स की भी लिमिट मतलब 2,50,000 तक ही एग्जेम्प्ट है, मतलब इट मीन्स 20,000 पर मंथ। तो अगर हम 20,000 से ज्यादा अर्न कर रहे हैं तो उसमें हमें टैक्स देना पड़ता है, मतलब बहुत कम नहीं है 20,000, मतलब थोड़ी लिमिट बढ़ानी चाहिए। अभी आपने अर्न चालू नहीं किया, पर अच्छी बात है, आप फ्यूचरिस्टिक रोल निभा रहे हैं। 1 साल बाद जब सीए हो जाऊंगी तब मुझे 20 से 40 मिलेगा ना, और टैक्स वाला पहले टैक्स ले जाएगा, इतना जल्दी उसकी पीड़ा अभी से हो रही है। पर हाँ, जो नियम है एग्जेम्पशन लिमिट, उसी का लाभ लेते हुए, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट्स का लाभ, एटीसी का लाभ, ये सारा लाभ लेके करेंगे तब जाके हमारा टैक्स बचेगा। पर एक बात हमेशा ध्यान रखिए जिंदगी भर, चाहे आप सर्विस करें चाहे करें प्रैक्टिस, ब्लैक मनी की तरफ नजर बिल्कुल मत रखिए, और नए क्लाइंट को बताइए कि ब्लैक मनी में लिप्त रहो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ब्लैक मनी करने से एक बेनिफिट भी मिलता है, पर हम नहीं चाहते कि आपको या आपके क्लाइंट को मिले, और वो बेनिफिट है रोटी कपड़ा मकान फ्री। अब तो 10 साल तक मिलेगा, RI रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, जेल होगी। तो ऐसी समस्या नहीं आवे आपके पास, तो आप हमेशा ध्यान रखें लीगल वे में जो टैक्स प्लानिंग है उसका करें उपयोग। तो लखोटिया जी, ये जो खास टिप आप ब्लैक मनी पर दे रहे हैं वो सीए की क्लास में क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये अगर 200 बच्चे हैं यहाँ पे,
तो ये 2000 या 20,000 लोगों तक पहुंचेंगे अल्टीमेटली क्लाइंट्स के रूप में, या जहाँ काम करेंगे, जहाँ सलाह देंगे। इनके मन में हो जाना चाहिए मंत्र ये पक्का कि ब्लैक मनी डज नॉट पे इन द लॉन्ग रन। और प्रोग्रेस करनी है, तरक्की करनी है तो केवल एक नंबर के काम करो, लीगल टैक्स प्लानिंग करो, चोरी नहीं करो। तो जाहिर तौर पर टैक्स गुरु हमेशा यही मैसेज देते हैं कि टैक्स से डरिए नहीं बल्कि टैक्स को भरिए, और इसके आसान तरीके को समझने के लिए टैक्स गुरु देखते रहिए। हम उम्मीद करते हैं हम इस बार 500वें एपिसोड के साथ हैं, और अगली बार जब आए तो 1000 एपिसोड हो रहे हो लखोटिया जी।